स्टूडेंट्स, तो चलिए आज एक नई कहानी पढ़ते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में से। और इस कहानी का नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला इस कहानी के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। और ये जो कहानी है ये एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जो अपने पूरे परिवार को खो देता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को खो देता है, जो खुद बहुत धनी था, प्रतिष्ठित था, समाज में उसका नाम था, पैसा था, लेकिन अपने परिवार को, अपने बच्चों को खोने के बाद वो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है और किसी तरह से अपने दुख से निकलने के लिए, उस दुख को उबारने के लिए फेरी लगाकर बच्चों को जो चीज़ें पसंद आती है वो फेरी लगाकर बेचना शुरू कर देता है। कभी खिलौने वाला बन जाता है, कभी मुरली वाला बन जाता है, तो कभी मिठाई वाला बनकर आवाज़ लगाता है, गलियों में घूमता है। और फिर जो बच्चे खरीदने के लिए उसके पास इकट्ठे हो जाते थे, जो किलकारियाँ वो उन बच्चों में सुनता था, जो उछल कूद वो देखता था बच्चों की, जो बच्चों की खुशियाँ वो देखता था, उसमें वो कहीं ना कहीं अपने ही बच्चों को देखने का प्रयास करता था और सोचता था कि मेरे बच्चे भी तो इन्हीं में से किसी के रूप में जन्मे होंगे। और इस प्रकार से अपने जीवन को या अपने जीवन में किसी प्रकार से थोड़ा सा सुख, आनंद पाने की कोशिश करता था। तो ऐसे एक व्यक्ति की कहानी हम पढ़ेंगे। उस मिठाई वाले के अलावा इस कहानी में कौन है? तो राय विजय बहादुर है और उनकी पत्नी है रोहिणी, और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। तो जब ही ये मिठाई वाला सबसे पहले खिलौने वाला बनकर आता है और खिलौने आवाज़ लगाता है, बच्चों को बहलाने वाला आया, खिलौने वाला आया, और फिर वो खिलौने बेचता था और सारे बच्चे गली के इकट्ठे हो जाते थे, अपनी अपनी माँ से या पिताजी से जिद करते थे कि उन्हें खिलौना चाहिए। तब रोहिणी ने भी उस खिलौने वाले के पास से अपने बच्चों के लिए खिलौने लिए थे, जो बिल्कुल मामूली भाव पर बेचता था। और रोहिणी को बड़ा ताज्जुब होता था कि इतने कम रुपयों में ये खिलौने बेचता है, तो इसका गुजारा कैसे चल रहा होगा। वही बात होती है मुरली वाला, जब वो बनकर आता है मुरलियाँ बेचने के लिए, तब राय विजय बहादुर उसके साथ बहुत बार्गेनिंग करते हैं मुरली की प्राइस कम करने के लिए। और जब मिठाई वाला उन्हें 2 पैसे में वो मुरलियाँ देने के लिए तैयार होता है, तो राय बहादुर से टोकते हैं कि हाँ भाई, तुम लोग तो पहले से ही भाव बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, फिर बाद में बोलते हो कि बस आपके लिए 2 पैसा है। और इस प्रकार से हमारे ऊपर ही एहसान जताते हैं। इस बात पर मिठाई वाला उन्हें कहता है कि नहीं साहब, ये तो दो पैसों में मैं बेच रहा हूँ, आप कहीं भी जाओ आपको ये 2 पैसों में नहीं मिलेगी। तो रोहिणी को जो है वो सारे भाव, खिलौने के भाव क्या है या मुरली कितने में आती है वो पता था। तो रोहिणी को ये पता था कि ये बहुत कम दाम में बेचता है, पता नहीं ये इसका परिवार कैसे चलता होगा, इसका गुजारा कैसे होता होगा। और इसीलिए जब आखिरी बार हमारी कहानी में आखिरी बार जब वो मिठाई वाला बनकर आता है, तो रोहिणी से रहा नहीं जाता और रोहिणी उसे पूछती है कि ये आप मिठाई बेचते हो, इतने कम रुपयों में बेचते हो, तो आपका गुजारा कैसे होता है। और तब वो मिठाई वाला न चाहते हुए भी अपनी दुख भरी दास्तान उनके सामने रख देता है और यहीं पर हमारी कहानी पूर्ण होती है। तो कहानी बहुत सुंदर है, हमारे मन को, हमारे हृदय को छू लेती है। ओके, तो चलिए अब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी का नाम है मिठाई वाला और इस कहानी के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनस्थिति का मार्मिक अंकन किया है। एक धनी और प्रतिष्ठित मतलब क्या?
प्रतिष्ठित यानी जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, इज्जत है। तो ऐसे ही एक धनी यानी अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनस्थिति का मार्मिक अंकन किया है। मनस्थिति यानी मन की अवस्था का, मार्मिक यानी मन को छूने वाला, अंकन मतलब उसका चित्रण किया है, जिसने असमय ही अपने बच्चों और पत्नी को खो दिया था। असमय यानी समय से पहले, किसी एक्सीडेंट में खोया होगा, किसी अपघात में। वह अपने दुख से उबरने के लिए यानी निकलने के लिए बच्चों की प्रिय चीजें जैसे मिठाई, मूली, खिलौने आदि बेचता है। वह इन चीजों को खरीदने वाले बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है। उन बच्चों को खुश देखकर उसे असीम संतोष, असीम यानी जिसकी सीमा नहीं, और संतोष मतलब समाधान, सेटिस्फैक्शन। तो असीम संतोष एवं वात्सल्य की अनुभूति होती है। वात्सल्य यानी प्रेम। तो एक प्रेम, एक समाधान की भावना उन्हें उन बच्चों को देखकर मिलती है, अनुभव होती है। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक उपाय है। कैसा उपाय है? मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल। दुख और पीड़ा की मनस्थिति से उबरने का। तो अपने दुख से, अपनी पीड़ा, दर्द से बाहर निकलने का एक उपाय था जो उस धनी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपनाया था। अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बड़े ही मीठे स्वर में वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले चंचल हो उठते। वो जो लाइन है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस लाइन को वो इतनी मधुरता से, इतनी मिठास से गाता था कि सुनने वाले चंचल हो जाते थे, अस्थिर हो उठते थे, देखने के लिए बाहर निकलते थे कि ये कौन आया है। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा। स्नेहाभिषिक्त मतलब प्रेम भरे, कंठ यानी गला। तो उसके प्रेम भरी उस कंठ, उस गले की आवाज से फूटा हुआ उपर्युक्त गान। उपर्युक्त गान मतलब ऊपर दिया गया गीत सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। तो उसकी वो मधुर मीठी तान गाने की पंक्ति सुनकर आसपास के मकानों में, मोहल्ले में पूरे हलचल मच जाती थी, क्योंकि बच्चे जिद करने लगते थे अपने अपने घरों में। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर स्त्रियां चिकों को उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती। चिक यानी पर्दे, छज्जा यानी गैलरी या टेरेस, ठीक है। सो अपने अपने टेरेस से, अपने अपने गैलरी से स्त्रियां पर्दे हटाकर झांकने लगती कि कौन आया है। गलियां और छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और जब ये खिलौने वाला आता तो उस उद्यानों में खेलने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे तो पूरा झुंड लगाकर उसके आसपास आ जाते थे। इठलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था। तो जब वो खिलौने वाला आता तो उद्यानों में खेलने वाले सारे बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो जाते थे। तब वह खिलौने वाला वही कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित यानी खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। तो बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाते थे, अपने घर से पैसे लेकर आते थे और मोल भाव करने लगते खिलौने वाले से, यानी बार्गेनिंग करने लगते। वे पूछते इसका दाम क्या है, और इचका और उचका। तो ये बच्चों की तोतली बोली यहाँ पे दी है कि इसका दाम क्या है अंकल, उचका क्या है, इचका क्या है। खिलौने वाला उन बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते। तो खिलौने पाकर बच्चे खुश हो जाते, उछल कूद करने लगते। इसके बाद यह गाता हुआ बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आगे बढ़ जाता अपना गीत गाते हुए। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। तो राय विजय बहादुर के बच्चे यानी चुन्नू मुन्नू, उन्होंने भी जिद करके अपने पिता से कुछ रुपए लिए और खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे।
चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू बोला, मेरा घोड़ा कैसा चुंदल है। घोड़ा यानी घोड़ा, तो मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, ऐसे किसने बोला? चुन्नू ने। तो मुन्नू बोला, और देखो मेरा हाथी कैसा चुंदर है। मेरा हाथी, हाथी मतलब हाथी। तो ये बच्चों की तोतली बोली है, और वो तोतली बोली में चुन्नू मुन्नू बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कि मेरा घोड़ा बहुत सुंदर है, दूसरा कह रहा है मेरा हाथी सुंदर है। दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। तो अक्सर माँ को अपने बच्चों के इस प्रकार से तोतली बोली, उनका इस प्रकार से उछल कूद करना बहुत प्रिय लगता है। तो रोहिणी भी अपने चुन्नू मुन्नू की उछल कूद, उनकी तोतली बोलों में बात करना निहारती रही। अंत में उसने दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया ए। कितने में? 2 पैसों में। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? भले खिलौने छोटे थे लेकिन 2 पैसों में मिलते नहीं थे, रोहिणी को पता था। तो रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? 6 महीने के बाद, तो यहाँ पर एक दृश्य खत्म हो जाता है। अभी अगला दृश्य 6 महीने के बाद का किस्सा। नगर भर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। कौन आया? मुरली वाला। मुरली मतलब बांसुरी। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मतलब वो मुरली वाला इतनी सुंदर मुरली बजाता था, तो लोग बड़ी तारीफ करते थे। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे। मतलब मुरली बजाता है, गाना सुनाता है, सबको खुश भी कर देता है, और मुरली भी बेचता है, वो भी सिर्फ 2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। मतलब 2 पैसों में उसको कितना फायदा होता होगा? इतने में तो उसका खर्च भी नहीं निकलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही कोई 30-40 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा पहनता है। साफा मतलब जो माथे पर बांधते हैं पगड़ी, वो। तो किसी ने उसका वर्णन किया कि उम्र कुछ अधिक नहीं होगी, 30-40 के आसपास का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, जवान है अभी, और बीकानेरी साफा बांधता है, यानी वो पगड़ी। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? अरे तुम उसी की तो बात नहीं कर रही जो खिलौने बेचा करता था? तो क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उस प्रकार का वह भी था, उसी प्रकार का। मतलब जैसा वर्णन तुमने अभी मुरली वाले का किया है ना, तो वो खिलौने वाला बिल्कुल वैसा ही था। तो कहीं वही तो नहीं है? तो वही होगा, पर भाई वह एक ही उस्ताद। मतलब मुरली बजाने में तो बस वही एक उस्ताद है, कुशल है, एक्सपर्ट है। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। नगर की प्रत्येक गली में उसका मृदुल मादक स्वर सुनाई पड़ता। मृदुल मादक यानी मुरली की वो मीठी तान सुनाई पड़ती। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना तो उसे रहा नहीं गया। तुरंत उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया, उसकी याद आ गई। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो मैं भी चुन्नू मुन्नू के लिए लूं। क्या जाने फिर वह इधर आए ना आए, मतलब हमारे गली में फिर आए ना आए, तो उसको बुला लो, तो अपने चुन्नू मुन्नू के लिए मैं भी मुरली खरीदूं। रोहिणी ने अपने पति विजय बाबू से कहा। विजय बाबू अखबार पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस भाव से दी मुरली? मुरली वाले की आवाज सुनकर दौड़ते दौड़ते बच्चों का झुंड भी आ पहुंचा। तब तक गली के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। वे एक स्वर में बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, हमें भी मुरली चाहिए, हमें भी मुरली चाहिए, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। गदगद हो उठना ये मुहावरा है। गदगद होना मतलब बहुत अधिक आनंदित होना, प्रसन्न होना। तो बच्चों की ये किलकारियां सुनकर, उनकी वो तोतली बोली सुनकर मुरली वाला बहुत खुश हो गया।
वह बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक को लेने दो। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? फिर मुरली वाले ने विजय बाबू से बात की कि क्या पूछा था आपने, कितने में दी? जी दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू उसका उत्तर सुनकर मुस्कुरा दिए, बोले, ये तुम लोगों को ना झूठ बोलने की आदत हो जाती है। देते होगे सभी को 2 पैसों में, 2-2 पैसों में, लेकिन एहसान का बोझ मुझ पर लग रहे हो। तो विजय बाबू ने क्या कहा, तुम तो सभी को 2 पैसों में ही मुरली बेचते होगे, लेकिन सिर्फ मुझे बोल रहे हो कि हाँ तुम्हें 2 पैसों में मिले, जैसे मेरे ऊपर ही सिर्फ एहसान कर रहे हो, 3 पैसों की मुरली 2 में देकर। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ यानी जैसे हैरान हो गया उनके उत्तर से। वह बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? लागत यानी खर्च। आपको क्या पता है कि इस मुरली की बनाने का खर्च कितना है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दस्तूर यानी नियम। ये तो ग्राहकों की सोच ही होती है, नियम ही होती है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे। हानि यानी नुकसान, कि दुकानदार कोई नुकसान उठाकर भी चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। ग्राहक क्या समझते हैं कि दुकानदार हमें लूट रहा है, चाहे दुकान वाला कितना भी नुकसान क्यों ना उठाए। आप भला काहे वो विश्वास करेंगे? आप हमारी बातों पर क्यों विश्वास करोगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी इनका असली दाम 3 पैसा ही है। आप कहीं से भी 2-2 पैसों में ये मूल्य नहीं पा सकेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। मैंने कितनी मूल्य बनवाई? 1000, तब मुझे 2 पैसों में मिली है। आप कहीं से भी 2 पैसों में ये मूल्य नहीं पा सकेंगे। विजय बोले, अच्छा बहस के लिए अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर जा पहुंचे। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो पसंद करते मुरली वाला वही मुरली उन्हें दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। पैसे नहीं है? अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं इधर ही बैठा हूँ। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर, पैर से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। मिल गए पैसे? देखो मैंने कैसी तरकीब बताई, अब मैं चलता हूँ। तो ये मुरली वाला किस प्रकार से बच्चों से बात करता था, मीठे शब्दों में, स्वर में। और उसका वर्णन है ये कि किसी बच्चे को कहता है कि अच्छा ये तुम ले लो, तुम्हारे लिए ये मुरली बहुत अच्छी है। किसी को बोलता है कि अच्छा पैसे नहीं है तो घर जाके अम्मा से पैसे ले आओ, मैं इधर ही हूँ। तो किसी बच्चे को अगर घर से पैसा नहीं मिलता तो उसको समझाता था, तुमने ना अम्मा से ठीक से पैसे मांगे नहीं होंगे, तो जाओ पैरों से लिपटो, धोती पकड़ो और अम्मा से पैसे मांग लो, अब की बार जरूर मिलेंगे। और अगर वो वापस पैसे लेकर आता तो देखो मैंने अच्छी तरकीब बताई ना, अच्छा प्लान बताया ना मम्मी से पैसे मांगने का। इस प्रकार से मुरली वाला बच्चों के संग बच्चा हो जाता था और वो आनंद प्राप्त करता था। इस तरह मुरली वाला मुरली बजाता हुआ आगे बढ़ गया। अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सब बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला कोई फेरी वाला कभी पहले नहीं आया। फेरी वाला मतलब कौन? जो फेरी लगाकर चीजें बेचता है घूमकर। तो इतना बच्चों के साथ प्यार से बात करने वाला फेरी वाला मैंने नहीं देखा। ऐसे कौन सोच रहा है? रोहिणी। फिर यह सौदा भी कितना सस्ता बेचता है, चीजें भी कितनी सस्ती बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है। शायद कोई कठिन समय होगा उसके जीवन में, इसीलिए इतना मारा फिरता है, फेरी लगाकर चीजें बेचता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, पेट इंसान से क्या क्या कराता है, यानी भूख। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वह स्नेहासिक्त यानी प्रेम भरी बातें याद आती रही। तो रोहिणी के दिमाग में उसके बात करने का तरीका और उसका वो मुरली का मीठा स्वर बहुत दिनों तक दिमाग में घूमता रहा। अब यहाँ पर एक दृश्य खत्म हो जाता है, दूसरा दृश्य। अब हम तीसरे दृश्य को पढ़ना शुरू करेंगे।
अब हम पढ़ते हैं तीसरा दृश्य। 8 मास बाद, मास यानी महीने, 8 महीनों के बाद सर्दी के दिन थे, सर्दी यानी ठंड के दिन। रोहिणी स्नान करके अपने कमरे की छत पर बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का वह स्वर उसके लिए परिचित था। तो रोहिणी छत पर थी, अपने बाल सुखा रही थी और तभी उसको आवाज सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का यह स्वर उसके लिए परिचित था। तो जैसे ही रोहिणी ने यह आवाज सुनी, उसे पता चला कि ये तो कोई पहचान की आवाज है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, मतलब पति घर में नहीं थे, यानी विजय बाबू। हाँ, वृद्धा दादी थी। घर में कौन था? वृद्धा दादी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो। मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। तो एक पुराने समय में ये पाठ लिखा हुआ है। तो घर की जो जवान बहुएं हैं, ये इस प्रकार से कुछ खरीदारी करने के लिए तुरंत बाहर नहीं आती थी। तो घर की बूढ़ी औरतें आगे आती थी और जो जवान है, घर की स्त्रियां है, वो पर्दे के पीछे से बात करती थी। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि रोहिणी क्या कहती है कि आप जरा कमरे में चलकर उसे ठहराइए, रुकाइए मिठाई वाले को, मैं भी चिक्के ओट में बैठी रहूंगी, मतलब पर्दे की आड़ में मैं भी बैठ जाऊंगी। दादी उठकर बोली, मिठाई वाले इधर आना। तो दादी ने मिठाई वाले को आवाज लगाई। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूं माँ, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, मतलब इस बार नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी। अंडरलाइन करना है, मिठाई कैसी थी? रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार। जायकेदार मतलब बड़े स्वादिष्ट। ओके, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, मतलब वो मिठाइयाँ मुंह में बहुत टाइम तक टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, यानी मेल्ट नहीं होती जल्दी। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। तो बच्चों को ये चूसने में बहुत अच्छी लगती है। इन गुणों के सिवा यह खांसी भी दूर करती है। तो जैसे गोलियां होती है मीठी, तो वैसे ही खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी, गोल, पहलदार, कई तरह की गोलियां हैं। तो बताइए माँ, आपको कैसी गोलियां चाहिए? चपटी, गोल या पहलदार? पैसे की 16 देता हूँ, मतलब 1 पैसे की 16 गोलियां। दादी बोली, अरे 16 तो बहुत कम है, भला 25 दे दो। 16 बहुत कम है, कितना दे दो? 25 दे दो, दादी ने कहा। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, यह अब तुम्हें क्या बताऊँ। खैर, मैं अधिक नहीं दे सकूंगा कि पैसे में 16 जो मैं देता हूँ वही कैसे देता हूँ, वो तुम्हें क्या बताऊँ, लेकिन उससे अधिक नहीं मिलेगी। रोहिणी दादी के पीछे ही बैठी थी। रोहिणी कहाँ बैठी थी? दादी के पीछे। वह बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। तो रोहिणी ने दादी से कह दिया, क्योंकि रोहिणी को पता था कि वो गोलियां कितने में आती है बाहर। तो उसने दादी से कहा कि नहीं नहीं दादी, ले लो, बहुत सस्ती है, 4 पैसे की लेना। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, वो गोलियां गिनने लगा। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इनसे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं। तो रोहिणी ने दादी से कहा कि उसे पूछो जरा, ये पहली बार आया है या इसके पहले आया है? यहाँ का निवासी, यहाँ का रहने वाला तो नहीं लगता। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी। चेष्टा यानी प्रयत्न। तो दादी ने रोहिणी के कथन को दोहराया, यानी मिठाई वाले को पूछा कि भाई तू इधर का ही रहने वाला है, पहली बार आया है यहाँ? इधर का रहने वाला तो नहीं लगता है, यहाँ पहली बार आया है। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। मिठाई वाले ने कहा कि नहीं नहीं दादी, मैं पहली बार नहीं, कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक के आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या कोई और चीज लेकर आए थे? पहले मिठाई लेकर आए थे या कुछ और चीज? मिठाई वाला हर्ष, विस्मय और संशय आदि भावों में डूबकर बोला। कौन कौन से भाव उसके मन में आ गए? विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष यानी खुशी, संशय यानी संदेह। इन भावों में डूबकर बोला,
इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो उसने बता दिया कि इसके पहले मैं क्या लेकर आया था बेचने के लिए, मुरली, और उसके भी पहले क्या लेकर आया था, खिलौने। रोहिणी का अनुमान सही निकला। अनुमान यानी अंदाज। तो रोहिणी ने जो अंदाज लगाया था कि भाई ये पहले भी आया था, तो बिल्कुल सही निकला। वह कुछ और बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, उसको और कुछ पूछना था। वह बोली, इस व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, मतलब इस व्यवसाय में ये जो आप बेचते हो उसमें आपको कितना फायदा होता है। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। वह कभी भी नहीं मिलता, कभी वह भी नहीं मिलता, तो खाने की व्यवस्था हो जाती है कभी कभी, तो वो भी नहीं मिलता। पर हाँ, संतोष, धीरज, असीम सुख जरूर मिलता है। संतोष यानी समाधान, सेटिस्फैक्शन मिलता है, धीरज मिलता है, असीम सुख, आनंद प्राप्त होता है। और मैं भी यही चाहता हूं। तो कैसे, वह भी तो बताओ। तो मिठाई वाले का जवाब क्या है, अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं। व्यर्थ मतलब बेमतलब उन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा, अगर उन बातों को आप सुनेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं कुछ और भी ले लूंगी। तो उसने बता दिया रोहिणी ने कि नहीं नहीं, अब इतना बताया है तो वो भी बताइए, मुझे बड़ी उत्सुकता है। तुम्हारा हर्जा नहीं होगा मतलब नुकसान नहीं होगा, मैं तुमसे और मिठाई खरीद लूंगी, मैं तुमसे और मिठाई खरीद लूंगी। तब गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, तो मिठाई वाला अपनी कहानी बताता है। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित यानी बहुत इज्जतदार। मकान, व्यवसाय, बिजनेस, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, सब कुछ था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख का आनंद। मतलब बाहर बहुत धन था और घर में संसार का सुख भी था, संसारिक सुख का आनंद भी था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। मेरी स्त्री यानी पत्नी बहुत सुंदर थी और मैं उसे बहुत प्रेम करता था, प्राण थी मेरी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। बच्चे मेरे इतने सुंदर थे जैसे सोने के खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। अटखेलियां मतलब उछल कूद करना, शरारतें करना, तो कोलाहल, आवाज मची रहती थी। लेकिन समय की गति, लेकिन समय फिर गया, बुरा कुछ हो गया, विधाता की लीला, परमेश्वर की इच्छा हो गई। अब कोई नहीं है, ना उसकी पत्नी जीवित है, ना उसके बच्चे जीवित है। बहन प्राण नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हो। तो पत्नी भी उसकी जीवित नहीं है, बच्चे भी जीवित नहीं है, लेकिन उसके अपने प्राण नहीं निकलते, मतलब उसके प्राण नहीं जा रहे हैं, इसीलिए वो बच्चों की खोज में निकला। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं। वो क्या मानता है कि मेरे बच्चे यही कहीं जन्मे होंगे, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। अगर बच्चों की याद में, पत्नी की याद में जीवन जीता तो घुल घुल कर मरता, रोज मरता था। लेकिन इस तरह संतोष सुख के साथ मरूंगा, लेकिन इस तरह कुछ समाधान पाकर, सुख पाकर मरूंगा। इस तरह के जीवन में मुझे कभी कभी अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। जब मैं ये सारी चीज़ें बेचने आता हूँ, सारे बच्चे मेरे पास इकट्ठे होते हैं और तोतली भाषा में बात करते हैं, जिद करते हैं, तो कभी कभी उनमें मुझे अपने बच्चे नजर आते हैं, उनकी झलक दिखाई देती है। जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है। अब वो धनी व्यक्ति था, उसने कह दिया कि पैसे की कमी नहीं है मुझे, पैसे तो बहुत है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, लेकिन जो मेरे पास नहीं है उसे इस तरह से पाने का प्रयास करता हूँ, ये चीजें बेचकर फेरी वाला बनकर। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है, मतलब उसकी आंखों में आंसू थे, आंखें भर आई थी मिठाई वाले की। भावुक हो गया वो बोलते बोलते। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो, कहकर मिठाई वाले ने तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, पर देखिए आड़ से ही उसने पैसे सरका दिए ऐसे। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा,
अब इस बार ये पैसे मैं नहीं दूंगा। दादी बोली, अरे अरे अपने पैसे तो लिए जा भाई। लेकिन तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और यहाँ पर हमारा पाठ, हमारी कहानी पूरी हो जाती है। पाठ कहानी बहुत ही सुंदर है, हमारे हृदय को छूने वाली है। अब कुछ प्रश्न इस कहानी के पढ़ते हैं। इस कहानी के रचयिता कौन है, यानी लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। इस कहानी में किस मनस्थिति का चित्रण किया गया है? तो मिठाई वाले की जो मनोवैज्ञानिक मनस्थिति थी उसका चित्रण है कि किस प्रकार से वो अपने परिवार को खोने के बाद दुख में रहता था, पीड़ा में रहता था। व्यक्ति किन किन रूपों में बच्चों को सामान बेचने आता है? तो खिलौने वाला, मुरली वाला और मिठाई वाला। मिठाई वाला बच्चों के लिए ही चीजें लेकर क्यों आता? क्योंकि वह बच्चों से अपनी ममता की पूर्ति करना चाहता था। मिठाई वाले का स्वर कैसा था? मीठा, मृदुल, स्नेहासिक्त और इन सभी प्रकार का। तो फोर्थ ऑप्शन है इन सभी प्रकार का। मिठाई वाले का स्वर रोहिणी को कैसा लगा? परिचित, अनोखा, कटु, अपरिचित, परिचित। मुरली बजाने में मुरली वाला कैसा था? नौसिखिया, चालाक, तेज या उस्ताद? गली की स्त्रियां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। गली की स्त्रियां डैश उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती और डैश उठाकर चिक यानी पर्दे। डैश हर्ष से गदगद हो उठा, मुरली वाला। अभी यहाँ पर कुछ और प्रश्न है, किसने किससे कहा और साथ ही साथ लिखित प्रश्न है। आपको ये प्रश्न पढ़ने हैं, कहानी अच्छी तरह से फिर से पढ़नी है और अगर उसमें कुछ डाउट्स है तो वो मार्क करने हैं। लिखित प्रश्नों के जो उत्तर है आप कहानी के अंदर से मार्क करोगे अपने अपने टेक्स्ट बुक में। और शब्दार्थ, इस कहानी के शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। तो जब भी हमारा ये जूम लाइव लेक्चर होगा तभी हम पहले शब्दार्थ, मैं आपको पहले शब्दार्थ पूछूंगी और उसके बाद इस कहानी के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हमने मिठाई वाला ये कहानी पूर्ण कर दी। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।